अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम यू ऑल टू रियलिटी डिस्कोर्स। सबसे पहले जो है ना इसका हम तारुफ देख लेते हैं। कि सबसे हमने आप पहली स्लाइड में देखेंगे तो लिखा होगा रियलिटी डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय अल फुरकान फोरम। तो अल फुरकान फोरम बुनियादी तौर पे जो है ना मेरा अपने कुछ दोस्तों के साथ जो है वो मिलके इनिशिएटिव है। और फुरकान का मतलब जो आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है क्राइटेरिया ना, सही और गलत में फर्क करने वाला। तो ऑब्वियसली फर्क जो किसी न किसी स्टैंडर्ड से होगा। और हम अल फुरकान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो फोरम है इसका मकसद यही है कि जो इस्लाम है इसको एज अ बेस्ट क्राइटेरिया, बल्कि एज एन ओनली क्राइटेरिया जो है इस्टेब्लिश किया जाए, इसकी जो रीजनिंग है वो सिखाई जाए। तो इस वाले से जो है ना हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और ये उसका पहला कोर्स है रियलिटी डिस्कोर्स के नाम से। ये कोर्स जो हमने स्टार्ट क्यों किया है, इसका मकसद क्या है, इसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड जो है ना ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जिसमें इसके सारे जो है ना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने मेंशन किए हैं। मुबश्शिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो है ना वो चले जाएं। मेंशन करता हूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, इसके जो एविडेंसेस हैं वो बताए जाएं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि जो मुसलमान हैं उनको इस्लामिक फेथ पर ना अनअपोलोजेटिक होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल देख, कभी कभी ना इस तरह होता है कि कुछ इस्लाम की जो है ना कोई ऐसी ऐसा हुक्म होता है, ठीक है, जो मुसलमानों को जस्टिफाई करना जो है ना मुश्किल मालूम हो रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो है इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है, तो फिर एक्चुअली इसका मतलब ये है और इसलिए है। तो मुसलमान ना हेजिटेट कर रहे होते हैं कि वो क्लियरली साफ अल्फाज में बताएं कि हाँ, इस्लाम में जो है मुर्तद का ये हुक्म है और हम इसको दुरुस्त समझते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो है ना क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मुसलमान हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इंशाल्लाह इस कोर्स का मकसद एक ये भी है कि मुसलमानों को एजुकेट किया जाए सो दैट कि वो इस्लामिक फेथ पर अनअपोलोजेटिक हो और कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन है वो ये है कि करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। यानी कि अकल जो है ना इसका इस्तेमाल, इसके बारे में करेक्ट पोजीशन क्या है। यानी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि कभी एक बात जो है कही जाती है कि इस्लाम ये कह रहा है और दूसरा जो है ना अकल ये कह रही है, साइंस ये कह रही है, रैशनैलिटी ये कह रही है, ठीक है। अब हम जो है ना जब जिस जिस बात को लॉजिकल बात कहा जा रहा होता है, ठीक है, होती है या नहीं अलग बात है, हम उसका रद्द कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें बुनियादी तौर पर जो है वो लॉजिक से मसला होता है, रैशनैलिटी से मसला होता है, या हमें इस बात से मसला होता है कि जिस बात को लॉजिकल कहा जा रहा है, रैशनैलिटी कहा जा रहा है, वो लॉजिकल है भी या नहीं, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारा इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि मतलब कि इस्लाम जो है इसको अकल से साबित करना, तो क्या जरूरी है, यानी हर इस्लाम के हुक्म की कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, और अगर उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग हम प्रेजेंट नहीं कर सक रहे तो क्या ये मसले वाली बात है, ठीक है। तो जो रैशनैलिटी है ना, मतलब ये रैशनैलिटी से आप जो है ना सिंपल आम अल्फाज में जो है ना मुराद ये ले लें कि थिंकिंग है ह्यूमन माइंड, कि हम उसमें ये कि इसका जो है ना सही पोजीशनिंग क्या है, इसके कौन सी कोई अप्रोच है कि उसके मुताबिक अगर इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाए तो उससे हम इंशाल्लाह मैक्सिमम बेनिफिट जो है हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है वो ये है कि जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम इनकरेज करें कि वो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के साथ जो है वो थॉट लीडर्स बने। यानी कि हमारे इधर ना सोचने का रवाज जो है वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। और अक्सर जो है वो बगैर तहकीक के वो बहुत से ओपिनियंस जो है वो ले लिए जाते हैं, और उसमें खुद से सोचा नहीं जाता, उसमें ये भी देखा नहीं जाता कि ये बात जो है वो आ कहाँ से रही है, इसके एविडेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना मुसलमानों को खुद से सोचना चाहिए, और उसमें जो है ना ओपिनियंस जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने चाहिए। तो एक मकसद जो है इसका कोर्स का ये भी है। इसका फॉर्मेट जो कुछ ऐसे होगा कि मेरे साथ जो है ना एज अ होस्ट मुबशिर मौजूद है, और ये जो है ना इसलिए मौजूद है कि साथ साथ जो है ना हमारे पास फीडबैक आ रहा हो कि मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसमें जो है ना साथ साथ अगर कोई भी चीज़ है जो क्लियर नहीं है तो मुबशिर मुझसे पूछ लेंगे। सो मैं जब जो है ना इनको रिस्पॉन्ड करूंगा तो होपफुली आपके भी बहुत से सवाल जो है वो उससे क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम जो है लास्ट 10 मिनट्स जो है ना वो ओपन Q&A सेशन के लिए रखेंगे कि उस वक्त जिसका भी कोई सवाल है तो पूछ लें, तो इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस कर लेंगे। अच्छा मुबश्शिर, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, या अगर यहाँ पर कोई टर्म या कॉन्सेप्ट कोई ऐसा इस्तेमाल हुआ जो समझ ना आया हो तो वो आप पूछ लें, फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन रैशनैलिटी की अगर बता दें यहाँ पे, ठीक है। then हम आगे अच्छा का यार, समझ। रैशनैलिटी की, जी जी, असल में जो है ना इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमने रैशनैलिटी की करेक्ट पोजीशनिंग करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस कोर्स का जो आपके लिए एक अहम जो मॉड्यूल है वो रैशनैलिटी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप कह लें कि ये तो रैशनैलिटी की डेफिनेशन, उसकी पोजीशनिंग, ये तो इस कोर्स का जो है ना एक बड़ा हिस्सा है। तो उसको ऑब्जेक्टिव उसकी जो है इस स्लाइड के हद तक आप इतना समझ लें कि जो ह्यूमन माइंड है,
ठीक है। तो उसको कैसे जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, ये जो है रैशनैलिटी से आप रैशनैलिटी की पोजीशनिंग से मुराद है। ठीक है, थिंकिंग आप इससे मुराद लेने। ये ऑल दो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इस स्लाइड की हद तक आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है कि यहाँ पर हमारी मुराद थिंकिंग है, माइंड का इस्तेमाल है। ठीक है, कि कैसे बेहतरीन तरीके से माइंड का इस्तेमाल करना है। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक दफा मजीद आप नेक्स्ट कर लें। ठीक हो गया, अभी यहीं पे रोकिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना रियलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन वो भी मैं आपको ना आसान अल्फाज में बताता हूँ। रियलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के हवाले में से, किसी भी जो है कॉन्सेप्ट के हवाले से, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच है कि जो भी ट्रुथ है ना, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, वो ट्रुथ उस मामले में रियलिटी है। ठीक है, यानी कि अगर किसी मामले में कोई सही ओपिनियन है, ठीक है, तो वो जो सही ओपिनियन है वो रियलिटी है। उसके बारे में कोई थॉट है और कोई भी ख्याल है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी चीज़ का ताल्लुक जो है ना जहाँ पे थिंकिंग से है, सही और गलत से है, अच्छे और बुरे से है, तो उसके बारे में जो सही राय है, सही ओपिनियन है, या इसके लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज जो इस्तेमाल करना है वो सही पोजीशन है। ठीक है, तो जो ट्रुथ है वो रियलिटी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ना जब हमने किसी कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करना होता है ना, तो हम कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस जो वो पोज करते हैं और उनको एड्रेस करते हैं ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक सवाल जो है ना मैं खुद आपके सामने रखूंगा। वो सवाल ये है कि क्या रियलिटी, हर रियलिटी तक इंसान पहुंच सकता है? ठीक है। और अगर इसका जो है ना हम मफहूम मुखालिफ लें, यानी कि इसका हम जो है उलट बात लें, तो वो ये बनेगी कि क्या ऐसा है कि जिस चीज को इंसान, जिस चीज को डिस्कवर नहीं कर सकता, जिस तक चीज तक पहुंच नहीं सकता, वो रियलिटी नहीं है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना, इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और वो लिमिटेशंस क्या है, उसकी डिटेल्स जो है वो इस कोर्स में जब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते जाएंगे तो वो आपके सामने जो है ना मजीद क्लियर होती जाएंगी। तो शॉर्टली जो है ह्यूमन माइंड जो है उसकी लिमिटेशंस है। उसको जो है हर चीज जो है वो नहीं समझ सकता, हर चीज तक वो नहीं पहुंच सकता, डिस्कवर नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज तक ह्यूमन माइंड पहुंचा नहीं है या पहुंच सकता नहीं है वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, जब हम जो है ना मतलब कुरान और सुन्नत के टेक्स्ट में जब आसमान मुराद लेते हैं, ठीक है, तो आसमान से मुराद जो है एक फिजिकल चीज है। मतलब कि ये तो अभी हम आमतौर पर उसमें इस्तेमाल कर रहे थे ना कि ऊपर हमें जो भी नजर आ रहा था हम कहते हैं आसमान है। ठीक है, तो ये तो बादल होते हैं ना, बुनियादी तौर पे क्लाउड्स होते हैं, हम इसको आसमान बोल रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है वो आसमान से मुराद जो प्रॉपर एक लेयर है। ठीक है, उस तक भी आज जो है ना वो इंसान नहीं पहुंच सका, साइंस नहीं पहुंच सकी। तो अब अगर बात की जाए कि वो जो आसमान है उसका कोई ना कोई मटेरियल होगा। ठीक है, उस मटेरियल की कोई ना कोई डेंसिटी होगी। तो अब अगर हम ये कहें कि हम आज ये नहीं जानते कि आसमान किस मटेरियल से बना है या वो जो लेयर है उस लेयर की डेंसिटी क्या है, तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि आसमान जो है उसकी जो है का जो मटेरियल है, उस मटेरियल से आसमान का बनना रियलिटी नहीं है? नहीं। ठीक है। तो इसमें जो है ना कि किसी चीज के रियलिटी होने के लिए ना ये जरूरी है कि वो इंसान उसको डिस्कवर कर सके, और ना ये जरूरी है कि वो उसको डिस्कवर कर चुका हो। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो है ये बात जो है ना ये समझने की जरूरत है कि फिर जो चीज को इंसान डिस्कवर नहीं कर सकता, ठीक है, जिस चीज को इंसान समझ नहीं सकता, तो फिर वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस कोर्स में जब हम रियलिटी की बात करेंगे, तो हमारी रियलिटी से मुराद, रियलिटी के सर्कल के अंदर जो मैंने छोटा सर्कल बनाया हुआ है, सेंस बाउंड रियलिटी, ये होगा। ठीक है, सेंस बाउंड रियलिटी से जो है ना मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियलिटी वो हकाइक, ठीक है, रियलिटी से आप मुराद ले लें हकीकतें, मुख्तलिफ हकीकतें दुनिया में, आप कह लें कि अनलिमिटेड जो है वो तुरुत से हैं, अनलिमिटेड हकाइक है। ठीक है, तो वो तमाम हकाइक, वो तमाम रियलिटीज कि जिस तक इंसान पहुंच सकता है, जिसको इंसान समझ सकता है, जिसको इंसान डिस्कवर कर सकता है, उनको हम कहते हैं सेंस बाउंड रियलिटी। ठीक है। अच्छा, मुबशिर बताइएगा कि यहाँ तक क्लियर है या कोई सवाल है? नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब कि जितने भी आप कहने के ट्रुथ्स है ना, ओवरऑल वो सब जो रियलिटी है। ठीक है, और वो तमाम ट्रुथ्स के जिन तक इंसान पहुंच सकता है, जिनको डिस्कवर कर सकते हैं, जिनको समझ सकता है, वो सेंस बाउंड रियलिटी है। अच्छा, अब सेंस बाउंड रियलिटी है ना, इसको जो है दो मुख्तलिफ तरीकों से, वाइडर अगर हम जो है ना पर्सपेक्टिव में देखें, तो दो मुख्तलिफ तरीकों से समझा जाता है। वो किन किन तरीकों से समझा जाता है? मुबशिर आप नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, यहाँ पे रुकिएगा। तो इसमें जो है ना एक जो समझने का तरीका है वो है डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है
कि ऐसा मफहूम, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आम हो गया हो। ठीक है। अब आम क्या है? हर इंसान का जो है ना, अब अपने आप को समझता है हक पे। ठीक है। यानी कि मैं समझता हूँ कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक है, आप समझते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, मुबशिर समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक ना समझ रहे होते तो हम हमारे कॉन्सेप्ट्स होते ही ना, हम अपने कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते। ठीक है। अब इसको अगर आप समझे ना तो मामला क्या है कि मेरा भी एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को समझने का, देखने का एक अंदाज है, मुबशिर का भी एक वर्ल्ड व्यू है, आप सबका, हर इंसान का एक वर्ल्ड व्यू है। तो मुझे, आपको, मुबशिर को, हम सबको अपने वर्ल्ड व्यू से जो नजर आ रहा है हम उसको रियलिटी समझते हैं। ठीक है। तो इसी को डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है। कि जैसे जो है ना एक चीज की जो एक प्रेजेंट डेफिनेशन है या एक उमूमी डेफिनेशन है कि आमतौर पे एक आम इंसान जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है वो रियलिटी को कैसे समझता है, वो यही समझता है कि मेरा जो वर्ल्ड व्यू है उससे मुझे जो नजर आता है, जो मुझे समझ आती है वो रियलिटी है। लेकिन रियलिटी को समझने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिस पर्सपेक्टिव से इस कोर्स में हम रियलिटी को समझेंगे। मुबशिर लेस नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। और वो है नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। यहाँ पे एक ठीक है। क्वेश्चन है कि जो डिस्क्रिप्टिव जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है, ये फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, और ये कॉमन पर्सन हाँ, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डेवलप होगी, और जिसके ऊपर वो सारा बिलीफ सिस्टम वो डेवलप करेगा। ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ रूल्स बिल्कुल। पे ये डिफाइंड नहीं होगी। ये रिलेटिव है ना। रिलेटिव है आपका। मुझे ना, जब वर्ल्ड व्यू और है तो उसका कंक्लूजन हो रहा है, मेरा वर्ल्ड व्यू हो रहा है उसका कंक्लूजन हो रहा है, तीसरे बंदे का वर्ल्ड व्यू हो रहा है उसका कंक्लूजन हो रहा है, तो हर एक का सेपरेट कंक्लूजन होगा और वो हर एक उसको रियलिटी कह रहा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर यह मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंक्लूजन्स तक पहुंचे हैं और वो कंट्राडिक्टरी ओपिनियंस हैं, तो अब मुझे बताएं कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स एक वक्त में सही तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जब सही नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के मुताबिक रियलिटी को समझना, ये रियलिटी को समझने की करेक्ट अप्रोच नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। अगर ये हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हर एक की ले लें तो फिर तो कंट्राडिक्टरी ओपिनियंस को भी हमें एक वक्त में सही मानना पड़ेगा, जो कि एक नॉनसेंस बात है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर रियलिटी को समझना कैसे चाहिए हमें? तो ये जो है ना, नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ पर ये ना बताया गया, इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है। अच्छा, नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग कैसे, किसे कहते हैं आसान लफ्जों में? नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को जैसे समझा जाना चाहिए, ठीक है, तो वैसे समझना उस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट की नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। तो इसी तरह रियलिटी को जैसे समझा जाना चाहिए वैसे रियलिटी को समझना रियलिटी की नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, और ये हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन हम इस तरह करते हैं, देखें। पॉइंट ये है कि जैसे हमने कहा कि जब मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ कंक्लूजन आ रहे हैं और वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं तो वो एक वक्त में ठीक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब एक वक्त में सारे ठीक नहीं हो सकते तो कोई एक कंक्लूजन ठीक होगा। ऐसे ही है ना? वैसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब अ, ठीक कंक्लूजन कौन सा होगा? ठीक कंक्लूजन वही होगा जो कि करेक्ट वर्ल्ड व्यू से आएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो हम करेक्ट वर्ल्ड व्यू फिर कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, ये तो हम अगली स्लाइड में जाएंगे ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन को समझना चाह रहे हैं, वो ये है कि करेक्ट वर्ल्ड व्यू का कंक्लूजन रियलिटी है। रियलिटी को ऐसे डिफाइन करना रियलिटी की नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हम एक पहले सब्जेक्टिव थी, अब ये ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं कि हम एक रूल्स डिफाइन करना चाह रहे हैं रियलिटी को डिफाइन करने के लिए। ऐसा ही है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो है ना रियलिटी को देखने का जो है ना अंदाज ये है कि आप कहें कि जो है ना रियलिटी रिलेटिव है। ठीक है। तो फिर उसमें हमें जो है ना कंट्राडिक्टरी ओपिनियन एक वक्त में सही मानने पड़ेंगे, तो ये जो है ना एक करेक्ट अप्रोच नहीं है। तो अब करेक्ट अप्रोच क्या है? करेक्ट अप्रोच यही होगी कि फिर एक वर्जन ठीक है। ठीक है। ऐसे ही है। तो जो एक वर्जन ये ठीक है, हमने उसको करेक्ट वर्ल्ड व्यू का नाम दे दिया। ठीक हो गया। ठीक है। अब करेक्ट वर्ल्ड व्यू का जो कंक्लूजन है वो रियलिटी है। करेक्ट वर्ल्ड व्यू क्या है अभी हमने इस पे नहीं आया। ठीक है। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी हम ये डिफाइन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रियलिटी को ऐसे समझें कि जो करेक्ट वर्ल्ड व्यू है उसका जो कंक्लूजन है वो रियलिटी है। रियलिटी को इस अप्रोच से समझना, ये जो है एक नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच है। बिल्कुल ठीक है। ये बात ठीक हो गई? यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ना कैसे पता चलेगा कि जरा करेक्ट वर्ल्ड व्यू क्या है? तो ऑब्वियसली पूरा कोर्स इसी पे ही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे तो हर गुजरते सेशन के वक्त ये गुजरते सेशन के साथ साथ ये बात और क्लियर होती जाएगी कि करेक्ट वर्ल्ड व्यू जो है वो कौन से और क्यों है। ठीक है। अच्छा, लेकिन करेक्ट वर्ल्ड व्यू जो है कौन सा है, इससे पहले जो ये समझना जरूरी है कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है। ठीक ऐसे हो। ही है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो पहले हम जो है ना ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि एक करेक्ट वर्ल्ड व्यू क्या होता है। तो इसमें जो है ना आप इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, ये वर्ल्ड व्यू के बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ल्ड व्यू किसे कहते हैं, फिर करेक्ट की भी कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास स्लाइड है ना, ये वर्ल्ड व्यू के हवाले से है। अच्छा, यहाँ मुबशिर हमारे पास 9:55 तक टाइम है, ऐसे ही है ना? जी हमारे पास 9, तो हम मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स है हमारे पास ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन के, फिर 5 मिनट का क्वेश्चन सेशन आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं कि आप जो है ना अभी सबको जो है ना इजाजत दे कि वो जो है ना माइक अपने अनम्यूट कर लें, और मुझे ना फौरी तौर पे आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए कि आपके ख्याल में हमें कंटिन्यू करना चाहिए अगली स्लाइड पे, या इसी स्लाइड अभी तक जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। जल्दी से जो है ना रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बारी बारी। कंटिन्यू करें सनत भाई। ठीक हो गया। दो चार रिस्पॉन्सेज और, जल्दी जल्दी भाइयों। कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ना वर्ल्ड व्यू की स्लाइड को इंशाल्लाह समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड व्यू जो है आप कह लें थिंकिंग का, अंडरस्टैंडिंग का एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है। एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है आपकी थिंकिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। उस तरीके से आप समझते हैं तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन आते हैं। तो जिस तरीके से, जिस मैकेनिज्म से, जिस अप्रोच से आप समझते हैं, उस अप्रोच को आपका वर्ल्ड व्यू कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपका वर्ल्ड व्यू होता है ना, उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जो मेजर कंपोनेंट्स है ना उनका जिक्र किया है। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं जो है ना, ये जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस पर आपकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, पोजीशन से मुराद आप कह रहे हैं आपका ओपिनियन होता है। तो वो फॉर्म करता है कि ओवरऑल जो है ना आपका वर्ल्ड व्यू कैसा होगा, और आपको चीजें कैसी समझ आएंगी, आपके ओपिनियन से है कैसे बनेंगे। अच्छा, ये जो बुनियादी तौर पे मैं कह रहा हूँ ना, जो वर्ल्ड व्यू के कंपोनेंट्स होते हैं या वर्ल्ड व्यू के पिलर्स होते हैं, ये बजाते खुद भी कुछ ओपिनियंस ही होते हैं। ठीक है। लेकिन ये ओपिनियंस जो है ना ऐसे फंडामेंटल और बुनियादी ओपिनियंस होते हैं कि ये ओपिनियंस आपके बाकी सारे ओपिनियंस पर नजरअंदाज होते हैं, सॉरी असरअंदाज होते हैं। ठीक है। और जैसा ओपिनियन आपका इन मामलात के बारे में होता है, फिर उसी तरह का ओपिनियन आपका बाकी हर मामले के मुतालिक होता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ना, अगर हम बात करें डिवाइन के हवाले से, कि अगर कोई जो है बंदा ऐसा है जो कि खुदा पर यकीन रखता है। ठीक है। अब ये उसका आप कह लें एक पोजीशन है, ठीक है, एक ओपिनियन है। अब इस ओपिनियन का असर उसकी ओवरऑल थॉट पे होगा। हर मामले को वो जैसे समझेगा, जैसे सोचेगा, उसमें इस बात का दखल होगा, इस बात का असर होगा कि वो इस बात पे यकीन रखता है कि खुदा है। ठीक है। और इसी तरह जो है, अगर कोई खुदा पे यकीन नहीं रखता, तो ओवरऑल उसका थॉट प्रोसेस होगा, उसकी अप्रोच होगी, उसका समझने का अंदाज होगा, उस पर इस बात का इम्पैक्ट होगा कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखता। तो इस तरह की जो है ना कुछ आप कह रहे हैं बिल्कुल बुनियादी किस्म के जो है ना ओपिनियंस होते हैं, पोजिशंस होती हैं, वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वर्ल्ड व्यू के। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने यहाँ पर वर्ल्ड व्यू के तीन मेजर कंपोनेंट्स को मेंशन किया है। जो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो वो मैरून कलर में आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स। उसके बाद ऑन्टोलॉजी, और तीसरे नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, इसको हम ना लिटरली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट, पहला, और प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ना एक बात की है, आपने मुझसे पूछा कि इसका उसूल क्या है, किस उसूल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। आपने कहा कि इस बात का ये उसूल है। फिर आपने कहा ना, अगला बंदा आपसे दोबारा सवाल करे कि इस बात का उसूल तो ये है, तो इस बात का क्या उसूल है, यानी एक चेन बनती जा रही है ना। अब आप दलील बता रहे हैं, अब जो आपने दलील बताई है, कोई कह रहा है कि इस दलील की क्या दलील है। तो ये जो है ना जो सिलसिला है ये इनफाइनाइटली नहीं चलता। एक वक्त आएगा कि ये सिलसिला जो है ना रुक जाएगा। तो बुनियादी तौर पर बेस में एक ऐसी बात होगी कि जिससे पहले कोई उसूल नहीं होगा। कि जब आप कहें ना कि इस बात का क्या उसूल है, तो उस बात का कोई उसूल नहीं होगा, बल्कि वो चीज पहला उसूल होगी। तो इस तरह की जो फंडामेंटल रियलिटीज होती है ना, मतलब कि बेसिक पोजीशन होती है, कि उस बेसिक पोजीशन का मजीद कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। मुबशिर, ये बात क्लियर हुई है? बिल्कुल, मैं एक समराइज कर रहा हूँ कि हम हर चीज को जब ट्रैक जी डाउन जी। करते हैं तो जब फाइनल पॉइंट आ जाता है किसी भी चीज का, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे कह रहे हैं। वो चाहे हम किसी की रिसर्च कर रहे हो, कोई दलील कर रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, जब डिपेंडेंसी एक जगह पे एंड पे डिपेंडेंट लास्ट होगा, फाइनल आ जाएगा, राइट? रूल ऐसा ही है। हाँ, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि कत्ल करना क्यों बुरा है। ठीक ठीक है। है। हाँ, ऐसा ही है। तो कत्ल करना क्यों बुरा है, अगर ये बात यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। या लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, किसी को मारना क्यों गलत है।
तो आप कहें कि जो है तकलीफ होती है उसको, इसलिए किसी को मारना, मतलब मारने से मुराद यहाँ पे कत्ल करना नहीं है, हिट हम्म, करना। ठीक है। तो आप कहें क्योंकि ना किसी को तकलीफ होती है तो इसलिए जो है ना किसी को हिट करना गलत है। अब अगला वो बात जो है ना पूछे कि यार इस बात की क्या दलील है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना गलत है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहें कि यार ये सेंसिबल बात है, ठीक है, कि किसी को तकलीफ पहुंचाना गलत है। अब वो पूछे कि इस बात की क्या दलील है कि हमें सेंसिबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो चेन चलती तो रहेगी लेकिन फाइनल कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए इसका। अब बात यह है कि इस बात की क्या दलील है कि हमें सेंसिबल होना चाहिए, तो इस बात की दलील यही है कि ये एक सेंसिबल बात है कि हमें सेंसिबल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब यानी इसका मतलब ये है कि इसके जो है ना अब हम सेंसिबल आर्गुमेंट ही दे रहे हैं, सेंस से पीछे कोई और दलील हम नहीं दे रहे कि बिल्कुल। सेंसिबल होने की क्या दलील है। ये एक सेंसिबल बात है कि सेंसिबल होना चाहिए, तो सेंस दलील सेंस ही है। बात समझिए। इसका सब्जेक्टिव होना, जो जिस तरह भी हम बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल सब्जेक्टिव हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव ही होंगे? देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स की टाइप्स जो है ना वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं। अब अच्छा बाद में ठीक हम है। हर अच्छा। कंपोनेंट, अभी हम इस कंपोनेंट के ना बुनियादी कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हर कंपोनेंट पे हम अलहदा जो है वो देखेंगे। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अभी जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स का जो एक बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो चीज जो अपने आप खुद ही अपनी दलील हो, उसकी कोई और दलील ना दी जा सकती हो। बिल्कुल जिस तरह समझ। मैंने कहा सेंसिबल होने की ये दलील है कि ये सेंसिबल बात है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की बेसिक फंडामेंटल पोजीशंस को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात बात क्लियर होगी? जी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो हमने यहाँ पे जो है मेजर कंपोनेंट वर्ल्ड व्यू का रखा है वो ऑन्टोलॉजी है। ठीक है। ऑन्टोलॉजी के बारे में जो है इसका मतलब क्या होता है, ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टेंस के बारे में आपकी जो पोजीशन है, वो आपकी जो पोजीशन होती है ये ऑन्टोलॉजी होती है। बात समझ आ रही है? ऑन्टोलॉजी आप कह रहे हैं एक ब्रांच है नॉलेज की कि जिसमें जो है ना हम देख जो है एग्जिस्टेंस को जो है वो स्टडी करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिएशनिज्म जो है ना ये आप कह रहे हैं एक ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन है। क्रिएशनिज्म का मतलब क्या है? देखिए जब क्रिएशन है तो एक क्रिएटर है, तो क्रिएशनिज्म का मतलब जो है ना सिंपली ये है कि कोई खालिक है और उसके अलावा बाकी सब कुछ मखलूक है। तो अब ये जो पोजीशन है ये एक ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन है। बात समझ आ गई? ठीक है। ये एंटोलॉजी जो है वो फिजिक्स की फॉर्म में आप समझा रहे हैं, फिजिक्स की सेंस में, मेटाफिजिक्स की सेंस में? देखिए ऑन्टोलॉजी को कैसे समझना है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझें कि एग्जिस्टेंस के बारे में जो आपका ओपिनियन है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ठीक ऑफ है। ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंट है या नहीं, उस सेंस में बात करें आप? ओवरऑल एग्जिस्टेंस, चाहे वो खालिक हो चाहे वो मखलूक हो। ठीक है। एग्जिस्टेंस, ठीक ठीक है, फिजिकल है। प्रेजेंस। अब हाँ, तो इस बारे में जो आपकी जो पोजीशन है ना इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इसको आप जो है ना फिजिकल भी साथ लफ्ज ना लगाएं, आप एग्जिस्टेंस देखिए, बाद में हम इसको देखेंगे कि फिजिकल है या नहीं। ठीक है। ठीक है। इसको साइंस से समझना है, इसको स्पिरिचुअलिटी से समझना है, इसको किसी और तरीके से समझना है, ये बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑन्टोलॉजी को आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह समझें कि एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करना, एग्जिस्टेंस के बारे में जो आपकी पोजीशन होती है ना वो आपकी ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन होती है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कोई एग्जांपल्स दे देता हूँ समझाने के लिए कि जो दुनिया में जितनी भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो जो है ना आप उसको इस तरह डिफाइन करें कि एक खालिक है और बाकी सारी चीजें मखलूक है। तो ये एक ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन है। इसका एविडेंस क्या है ये अभी आप नहीं देख रहे। तो ठीक है। इस तरह, ये मैंने एग्जाम्पल दी है। ठीक जिस है। तरह फिलोसफिकल स्टडीज होती हैं, इसी तरह ऑन्टोलॉजिकल सिर्फ वो आप ब्रांच बता रहे हैं कि ये ब्रांच हम देखते क्या है, हाँ डोमेन क्या है ये? हाँ, डोमेन क्या है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जो है ना लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ना एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि खालिक कोई नहीं है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें खुद ब खुद बन गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी की पोजीशन है या नहीं। लेकिन ठीक ये है। स्टेट में है कि इस क्या डोमेन में आएगी। हाँ, और ये पोजीशन सही है गलत है किसी की है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बात एक एग्जाम्पल हो सकती है ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन की। बिल्कुल ठीक है। कि आप समझते हैं कि जो है ना खालिक कोई नहीं और सारी चीजें खुद बन गई हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास 5 मिनट है बस, 10 मिनट। अच्छा, और आखिरी चीज जो है ना वो एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट नॉलेज का। ठीक है। कि आपके नजदीक इल्म किसे कहते हैं, आपके नजदीक दलील किसे कहते हैं, आपके नजदीक एविडेंस किसे कहते हैं, आपके नजदीक कोई बात जो है वो कब साबित होती है। बात समझ आ रही है? इसी तरह जो है ना डेटा और कंक्लूजन का आपके नजदीक जो है वो कैसे चेक करते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल जो है ना मैं कहूँ कि इस डेटा से ये साबित होता है। ठीक है।
तो वो प्रोसीजर क्या है कि इस डेटा से ये साबित होता है या नहीं। तो इस हवाले से जो आपकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस होता है कि कैसे चेक करना है कि किसी डेटा से कोई बात साबित हो रही है या नहीं, नॉलेज क्या होती है, डेटा क्या होता है, दलील क्या होती है, कोई बात कैसे साबित होती है, इस हवाले से जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट होता है, आपकी अप्रोच होती है, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसकी नहीं समझ आई, थोड़ी एग्जांपल दें फर्दर, कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल अगर कोई आती है सहन में आपके। देखिए एपिस्टेमोलॉजी की भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ शॉर्टली के। एपिस्टेमोलॉजी की एक एग्जांपल ये है कि आप कहते हैं कि ये कुरान एक किताब है, ठीक है, और अहादीस है। ठीक है। इसमें जो चीज आ जाए, इसको मैं जो चीज आ जाए इसको जो है ना मैं दलाइल मानता हूँ, ठीक है। अब ये ना कुरान को और हदीस को समझने का सही तरीका क्या है। ठीक है। बात समझ आ रही है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल ना ये इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की जाएगा, तो नॉलेज, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी जो हम बात करें वो नॉलेज की जो बाउंड्रीज है हम उनको डिफाइन कर रहे होते हैं कि किसी भी नॉलेज के। ओवरऑल नॉलेज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो आपकी पोजीशन होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ना। लेट्स सपोज अगर इस्लाम की बात की जाए ना, तो इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम के सोर्सेज क्या हैं, कैसे कोई बात कहाँ से आ रही है तो इसका मतलब इस्लाम से आ रही है, ठीक है। अब किसी टेक्स्ट के बारे में यह साबित हो जाए कि ये इस्लाम की बात है, यानी कुरान की आयत है या नबी किस्म की हदीस है, तो उसको सही समझने का तरीका क्या है कि कोई कह रहा है शायद का ये मतलब है, कोई कह रहा है इस हदीस का ये मतलब है। तो एक टेक्स्ट जो है जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी में रेफरेंस की हैसियत रखता है, एविडेंस की हैसियत रखता है, तो उसको समझने का तरीका क्या है। तो एक ओवरऑल होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट नॉलेज का, इल्म का, इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्लियर है।